हेलो हेलो दोस्तों, मैं सुदीप दुबे द चैलेंजर गुरु में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से बहुत दिनों के बाद आज हम लोग आपसे मिल रहा हूं, जिसमें आज हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं। जो हम लोगों ने टारगेट बनाया था कि जो आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टारगेट आपका यूपीपीएससी, यानी क्या लिखा है आपका टारगेट यूपीपीएससी। और इसी चीज को क्या करना है, इसी चीज को हम लोग ध्यान में रख करके क्या कर रहे हैं, इसी चीज को ध्यान में रख करके अपनी क्लासेस को सुचारू रूप से चला रहे हैं। ठीक है, तो उसी के क्रम में जो हम लोगों ने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, उसी के क्रम में आज का ये अगला आपका क्लास होगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में। अभी तक हम लोगों ने आपके 4 लेसन, कौन से, यानी कहने का मतलब है कि लगभग जितने भी चाहे उसी को आप लोग अध्याय कहिए, कितने अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोगों ने 4 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो ये अध्याय होगा, ये होगा आपका 5वां, यानी हम लोग 5वें अध्याय के रूप में आपके पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज को, आज की क्लास को समझिएगा, क्योंकि आज की ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जरूरी नहीं कि आपका जो मैं टारगेट रख करके आपका यूपीपीएससी को टारगेट में रख करके जो पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ ज्योग्राफी वहीं पे आएगी। आप लोग चाहे जहां भी, यानी किसी भी एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हो, अगर जहां भी ज्योग्राफी पूछी जाती है, ध्यान समझिएगा, जहां भी ज्योग्राफी पूछी जाती है उन सभी जगहों पे यहां से बहुत अधिक मात्रा में आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आप लोग क्या करिएगा, जो भी चीज मैं यहां पे आज बताऊं उसको बड़ा ही ध्यान से समझते जाइएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, मैंने बता दिया है कि हम लोग किसकी सीरीज शुरू की है। हम लोगों ने शुरुआत की है आपके एनसीईआरटी की सीरीज, और एनसीईआरटी की सीरीज के रूप में आज हम लोग कौन सा अध्याय पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 यानी 5, और उसके अंतर्गत जो आपका टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में समझते हुए चलेंगे। तो जो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बड़े ही आराम से समझिएगा, और वो लाइन बाय लाइन आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझाने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक जो मैंने क्लास लिया था बिल्कुल लेक्चर के हिसाब से, जैसे कि मैं खुद लिखता था और उसी के आधार पे समझाता था। उससे होता क्या था कि कुछ चीजें ऐसी होती थी जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वो क्या होती थी, छूट सकती थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया कि उस सारी की सारी चीजें, यानी लाइन बाय लाइन जो आपके एनसीईआरटी की किताब में लिखी हुई है, उस सारी की सारी चीजें मैं आप क्या करने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए ध्यान से इस चीज को आप लोग क्या करिएगा, अब यहाँ पे समझिएगा। जैसे देखिए क्या लिखा है कि जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने, जब मैंने आपको पहला अध्याय पढ़ाया था सौरमंडल में पृथ्वी, उसी समय आप लोगों को कुछ चीजें पृथ्वी के बारे में बता दिया था, जिसमें देखिए लिखा क्या है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है। क्या है भाई, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर क्या संभव है, जहां पर जीवन संभव है। क्या संभव है, जहां पर जीवन संभव है। इसका मतलब समझिए पहले। देखिए, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 8। कितनी ग्रह है भाई, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 8 या 8। और ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे बता दूं। एक है आपका बुध ग्रह, उसके बाद है आपका शुक्र, उसके बाद है आपका पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, मंगल के बाद आपका बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आपका शनि, और शनि के बाद है आपका अरुण, और अरुण के बाद आपका लास्ट में पड़ेगा वरुण। ठीक, तो आपके सौरमंडल में जो ये 8 ग्रह हैं, ठीक है, कौन कौन से हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन सभी 8 ग्रहों में से सोचिए कितनी बड़ी बात है कि इन सभी 8 ग्रहों में से आपकी जो ये पृथ्वी है, कौन सी है भाई, ये जो आपकी पृथ्वी है,
सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसके अलावा न तो मंगल पे, न तो बृहस्पति पे, न तो शनि पे, न तो अरुण पे, न तो वरुण पे, और न ही बुध पे, न तो शुक्र पे, यानी किसी भी ग्रह पे जीवन संभव ही नहीं है। और पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है ये भी मैंने बताया था कि ये भी कुछ आधार थे, जैसे कि सूर्य से दूरी हो गई, ठीक है, या यहाँ की जो पृथ्वी की संरचना है, या जैसे जिस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ, यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं घटी और उसी के माध्यम से क्या हो गया, पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया, है ना। तो यहाँ पे देखिए पहली लाइन में हमको क्या समझना था, बस इतना ही समझना था कि पृथ्वी क्या है, हमारा एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है। अब जीवन का मतलब यहाँ पे आपके मानव यानी मानव भी मिल जाएंगे, पशु भी मिल जाएंगे, पक्षी भी मिल जाएंगे, आपके पेड़ पौधे भी मिल जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि इस आपके पृथ्वी पर समस्त प्रकार के जीव जंतु व पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, आगे है कि मानव यहाँ जीवित रह सकता है। भाई जीवन संभव है तो जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व, ये आवश्यक तत्वों को याद रखिएगा। जैसे कौन कौन से तत्व हैं, एक है देखिए आपकी भूमि। भूमि का मतलब जिस सतह पे आप रहते हैं, जिस सतह पे आप घर बनाते हैं, जिस सतह के नीचे से आप जो जल की खुदाई करते हैं, आप जल आप क्या करते हैं, बोरवेल होता है ना, जहाँ से बोरिंग से पानी निकालते हैं, है ना। तो सतह के नीचे यानी सतह पे क्या घर बनाया, पहाड़ पेड़ पौधे इत्यादि, कहाँ भाई आप किसी पौधे को जब लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं, आप अपनी सतह पे तो लगाते हैं। तो भूमि क्या है, भूमि रहने के लिए बहुत जरूरी है भाई जीवन के लिए। भाई पीने के लिए क्या चाहिए, पीने के लिए चाहिए हमारे पास जल, और सांस लेने के लिए चाहिए हमारे पास हवा। तो तीन चीजें बिल्कुल बेसिक हो गई। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मूलभूत आवश्यकताएं तीन होती हैं, कौन कौन सी, रोटी कपड़ा और मकान। तो सेम उसी तरीके से आपकी इस पृथ्वी पर जीवन यानी किसी भी ग्रह पर जीवन जीने के लिए आपके जो आवश्यक तत्व होंगे वो होंगे आपके भूमि, दूसरी होगी जल, और तीसरी होगी आपकी हवा। क्या होगी, होगी आपकी हवा। इस चीज को मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा यहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से सोचता हूं कि यहां पे समझा दूं, ठीक है। देखिए अब यहां पे देखिए मैं थोड़ा सा यहां समझाता हूं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि जो मैं यहां पे समझाना चाहता हूं। देखिए ध्यान से देखिए, आपने ऐसे समझिए, आपने देखा, आप नोट करके याद रखिए, इसे नोट समझिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में, ठीक है। थोड़ी सी इस तरीके से हम लोग चर्चा कर लेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ पे होता क्या है, एक परिमंडल देखिए ऐसा होगा जिसे अगर हम लोग नाम दे दें, क्या नाम दे दें भाई, अगर हम लोग नाम दे दें स्थल मंडल, क्या नाम दे दें, इससे अगर हम लोग नाम दे दें स्थल मंडल तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर स्थल मंडल के साथ में अगर एक परिमंडल और बना दें, इस परिमंडल का एक और नाम रख दें भाई, इसे हम लोग रख दें क्या, वायुमंडल। क्या रख दें, रख दिया हम लोगों ने वायुमंडल। अब इसी के साथ में एक परिमंडल और बना दें, क्या बना दें, एक परिमंडल और बना दें, और इसका हम लोग नाम रख देते हैं आपका जलमंडल। क्या नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया हम लोगों ने जलमंडल। तो इस चीज को बड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए ये चीज मैंने बनाई क्यों, ध्यान से समझिए इस चीज को। देखिए अभी तक मैंने जो बताया देखिए, जो ये आपका स्थल मंडल है यही है आपकी भूमि। क्या है भाई, यही है आपकी भूमि, ठीक है। ये जो वायुमंडल है यही है आपकी हवा। क्या है, आपकी हवा। और जो ये जल मंडल है यही है आपका जल। क्या है भाई, यही है आपका जल। और बड़ा ही शानदार तरीके से देखिए मैं आपको समझाने वाला हूं कि जहां पे भी आपकी ये भूमि या कहिए आप स्थल मंडल, आपकी हवा या कहिए आप वायुमंडल, या आपका जल या कहिए आप जल मंडल, जहां पे भी ये तीनों मिलते हैं, ध्यान समझिएगा, जहां पे भी ये आपके तीनों चीजें मिलती हैं, कहाँ मिल रही भाई, देखिए यहाँ पे, जहां पे भी ये तीनों चीजें मिलती हैं वहां पे एक नया मंडल तैयार होता है, और उस मंडल का नाम क्या है, उस मंडल का नाम है आपका जैव मंडल। क्या नाम है, उसका नाम है आपका जैव मंडल। अब देखिए जैव मंडल क्या, जैव मंडल को समझिए।
जैवमंडल से तात्पर्य यह है कि जैसे रहने के लिए क्या चाहिए, आपको घर बनाने के लिए एक भूमि चाहिए, एक सतह चाहिए, एक स्थल चाहिए, एक परपटी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया, आपके पास स्थल मंडल होना चाहिए। सांस लेते हैं, यहां तक आपको ये भी पता होगा कि सांस लेने के लिए जैसे आपका जो ये मानव होता है, जैसे मान लीजिए ये मानव है, तो मानव क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है भाई, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। यही तो करता है भाई, का ऑक्सीजन को क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करता है यानी ग्रहण करता है भाई, सांस के रूप में ऑक्सीजन को लेता है, और जब छोड़ता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ता है, वही गैस है ना। तो देखिए ये क्या है भाई, ऑक्सीजन न हो तो क्या आदमी, कोई मनुष्य जीवित रह पाएगा, क्या जीवित रह पाएगा? जवाब है नहीं भाई। अगर आप सांस लेने के लिए आपके पास हवा ही ना बचे, ऑक्सीजन ही ना बचे, क्या आप जीवित रह पाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए ऑक्सीजन भी हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, अब हम लोग छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं CO2, तो ये भी हमारे वायुमंडल में चला गया। इसके अलावा आपका नाइट्रोजन भी होता है, इसके अलावा आपका आर्गन भी होता है, इसके अलावा आपका ओजोन भी होता है। तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में मौजूद हैं, और उनकी सहायता से क्या करते हैं, हम लोग अपनी ये जीवन को सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से चला पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी वायुमंडल। अब हम जल की बात करें तो देखिए जल मंडल में ही आपके क्या आ जाते हैं, आपके आ जाते हैं मुख्य रूप से आपके महासागर। महासागर से छोटे हो गए आपके सागर। अब भाई सागर के बाद आपकी नदियां ले लीजिए, आपकी नदियां हो गई, आपकी झीलें हो गई, आपकी नहरें हो गई, आपके कुएं हो गए, आपके तालाब हो गए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इस पृथ्वी की सतह पर जो भी आपके आसपास या पूरे के पूरे विश्व में जो जलीय भाग उपस्थित है, वही आपका जलीय भाग कहलाता है आपका जलमंडल। क्या कहलाता है भाई? जलमंडल। अब पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए हवा, और रहने के लिए अगर घर बनाने के लिए आपको अगर एक सतह मिल जाए, एक भूमि मिल जाए, तो यकीन मानिए इस जयमंडल का निर्माण होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझना था यहाँ पे कि जहां पे स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल ये तीनों मिलते हैं, देखिए कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे देखिए तीनों मिल रहे हैं, और जहां भी मिलते हैं ये, वहीं पे एक और मंडल तैयार हो जाता है जिसका नाम है आपका जीवमंडल या जयमंडल या बायोस्फीयर भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसी को हम लोग बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये चीज हम लोगों ने समझ ली। अगर समझ ली तो देखिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग आते हैं आपके स्लाइड पे। देखिए हम लोगों ने क्या क्या समझा यहाँ पे, हम लोगों ने देखिए समझा कि भूमि, क्या समझा यहाँ पे, हम लोगों ने समझा आपकी ये भूमि, जल और हवा, ये तीन चीजें क्या होती हैं, बहुत ही जरूरी हैं, है ना। अब देखिए क्या है, लिखा है कि पृथ्वी की सतह पर, क्या लिखा है भाई? लिखा है कि पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिल करके तथा एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यही चीज मैंने आपको बता दिया भाई। पर्यावरण के तीन घटक कौन कौन से हो गए? जैविक, अजैविक और साथ ही साथ में आपकी ऊर्जा। अगर वो तो हम लोग पर्यावरण की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन अगर इसी चीज को ध्यान समझिए, अगर इसी चीज को हम लोग अभी जो हमने समझा, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये आपके पर्यावरण के तीन घटक हो गए, और ये तीन घटक के हिसाब से यानी वो तीन के तीन घटक क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और प्रभावित करने के साथ साथ में अगर प्रभावित न करें तो याद रखिएगा कि आपका विकास भी न होने पाए। अब देखिए आगे क्या लिखा है, लिखा है कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, देख लीजिए ये पहली इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपकी, कौन सी? कि पृथ्वी का ठोस भाग जहां पे हम रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग आपका भूमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमंडल। ठोस भाग मतलब ये जो आपकी सतह है, जिसे हम लोग क्रस्ट के रूप में जानते हैं। भाई इसे हम लोग किस रूप में जानते हैं? इसे हम लोग क्रस्ट के रूप में जानते हैं। यानी क्रस्ट है क्या? क्रस्ट का मतलब आपकी सतह, इसको हम लोग भूपर्पटी कहते हैं।
और इसी क्रस्ट को हम लोग सियाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसी को हम लोग सियाल भी कहते हैं, है ना। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि सियाल क्या है, सीमा क्या है, निफे क्या है। शायद मैंने एक बार और आपको पिछले वाले क्लासेस में आपको समझा दिया था कि आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे बनी है, ठीक है। तो वहां पे जाकर अगर नहीं देखा है तो जाकर के एक बार उस वीडियो को फिर से आप लोग क्या करिएगा, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। और गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं वायुमंडल। यानी इस हमारी, जैसे कि ये हम जैसे देखिए ऐसे सपोज करिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मेरी क्लास है ना, मेरी क्लास है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो जहाँ खड़ा हूँ, जिस सतह पे खड़ा हूँ, ये हो गया आपका भूमंडल। और इस भूमंडल के साथ साथ मैं खड़ा क्यों? क्योंकि मैं अच्छे तरीके से सांस ले पा रहा हूँ। इस क्लास में अगर देखा जाए, इस क्लास में अगर देखा जाए तो बहुत सारी गैसें हैं, बस हमें यह है कि हमें वो दिखाई नहीं दे रही, बट इस क्लास में भी बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जो क्या करती हैं? हमें प्रभावित कर रहे हैं। यानी इस क्लास में भी ऑक्सीजन मौजूद है, इस क्लास में ही कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, इस क्लास में क्या है? नाइट्रोजन मौजूद है, आर्गन मौजूद है, मतलब जितनी भी गैसें हैं ये मानकर चलिए कि इस क्लास में भी मौजूद हैं। आप अगर घर में बैठ करके अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो इस क्लास में आपकी ये गैसें मौजूद हैं। मतलब आप किसी भी चीज को ले लीजिए, अगर आप कोई एक गोला ही ले लीजिए ना, गोला ही ले लीजिए, और इस गोले की बात कर लें तो इस गोले में भी आपकी बहुत सारी गैसें उपस्थित हैं। और वही गैसें, जहां पे भी गैसें की पाई जाती हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? वायुमंडल के नाम से। तो दो चीज समझ लिया, पृथ्वी का ठोस भाग भूमंडल, और गैस की परतें जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं, वायुमंडल। अब तीसरी चीज देखिए जहां 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 क्या मिलती है, देखिए अभी मैंने बता दिया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूसरी गैसें भी क्या करती हैं? आपकी पाई जाती हैं। क्या करती है? पाई जाती हैं, ठीक है। इतनी चीज हम लोग क्या कर लिए, अब समझ लिए। अब देखिए, अब हम लोग इसके आगे समझते हैं। जब हम इसके आगे समझेंगे, देखिए आगे क्या लिखा, आगे लिखा है कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर, सोचिए पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, और जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? जल मंडल के नाम से जानते हैं। यही चीज मैंने आपको नोट में आपको दिखा दी। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल में कौन कौन सी चीजें आती हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, है ना। तो सेम वही चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए क्या है कि जल मंडल में जल की सभी अवस्थाएं, देखिए कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? ठोस, द्रव एंड गैस। भाई कोई भी द्रव्य होता है, देखिए ध्यान समझिए, आपकी कोई भी द्रव्य है तो द्रव्य की मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक अवस्था पाई जाती है आपकी ठोस, दूसरी होती है द्रव, और तीसरी होती है आपकी गैस। यानी जितने भी आप, जैसे चाहे द्रव हो, जैसे पानी ले लीजिए, ठीक है, पानी ले लीजिए, दूध ले लीजिए, या कुछ और लिक्विड फॉर्म का कोई अगर वस्तु ले लीजिए, तो उसकी क्या हो जाएगी? उसकी ठोस, द्रव और गैस, ये आपके तीन अवस्थाएं मिलेंगे। यानी यहाँ पे क्या लिया है आपकी ये जल के बारे में, सॉरी थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। चलिए देखिए, थोड़ी सी गर्मी के दिनों में प्यास बहुत लगती है ना, गला भी सूख जाता है। आप सब लोग भी पानी पीते रहिए, डिहाइड्रेशन ना हो किसी को। देखिए अब क्या हमने समझ रहे थे कि हम लोग समझ रहे थे, जैसे जल को ले लीजिए, जल को आप जब फ्रीजर में रख दीजिए, फ्रीज कर दीजिए, देखिए जमाते हैं तो आप क्या बन जाता है? बन जाता है आपका बर्फ। वही जब बर्फ गल जाता है तो वो बन जाता है आपका जल, है ना, जल बनता है। और जब इसको जल को गर्म कर देंगे तो ये बन जाता है आपका गैस। क्या बन जाता है? गैस, है ना। ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा, थोड़ा सा और गर्म हुआ तो बर्फ जल में बदल गया, और जल को और अधिक गर्म कर दिया तो आपका क्या बन गया? आपका गैस बन गया। तो जल मंडल के अंतर्गत ध्यान समझिए, इस जल मंडल के अंतर्गत जल की सभी अवस्थाएं उपकी आ जाती हैं, जैसे कि बर्फ, जल व जलवाष्प। आपको ये पता है कि नहीं? आपको ये पता है कि ध्रुवों पर, ध्रुव मतलब समझ रहे हैं ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। पिछले वाली वीडियो में आप जाके देखिएगा, बड़ा अच्छे तरीके से मैंने समझाया है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों पर क्या होता है कि लगभग वर्ष भर बर्फ ही जमा रहता है। क्या होता है? पूरे के पूरे वर्ष भर बर्फ जमा रहता है। क्यों जमा रहता है? क्योंकि वहां पर आपके सूर्य की किरणें सीधी पहुंचती नहीं है,
तिरछी का मतलब इतनी तिरछी पहुंचती है कि 9 के बराबर पहुंचती है ना। तो इसी कारण से वहां पे जब धूप ही नहीं पहुंचती तो हम कैसे कह लें कि वहां पे बर्फ गल पाएंगे। भाई बर्फ को गलने के लिए गर्मी चाहिए, और गर्मी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, या हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी का या सौरमंडल का जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो केवल एक है, वो है आपका सूर्य। क्या है? वो है आपकी सूर्य। अगर सूर्य की किरणें ही अगर वहां पे सीधी नहीं पहुंच रही या 9 के बराबर पहुंच रही तो सोचिए वहां पे बर्फ ही बर्फ होगा। तो सोच लीजिए कि यही चीज हो गई कि बर्फ हो गया, और जैसे जैसे आपके विषुवत रेखीय क्षेत्रों में आएंगे आपका वही क्या हो जाता है, आपका धीरे धीरे वो जल में बदल जाता है। और जहां जहां आपकी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, चाहे महासागर हो, चाहे नदी हो, चाहे कुछ हो, उसका क्या होता है, उसका जलवाष्प में तब्दीलन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? वो जो आपका जल होता है ना, वो गैस में भाप की भाप देखा है ना, जैसे आप किसी बर्तन में जब किसी चीज को गर्म करिए, किसी पानी को गर्म करिए, तो क्या होता है कि धीरे धीरे गर्म करते हैं तो जब उबलने लगता है तो उबलते से इस तरीके से भाप निकलता है। तो वही जो भाप है वही है आपका गैस। क्या है? वही है आपका गैस। अब आगे देखिए, हमने ये समझ लिया। अब देखिए आगे क्या लिखा है। लिखा है कि जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट करके याद करिएगा कि जीवमंडल कैसा क्षेत्र है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। मैंने बता दिया, देखिए स्थल मंडल कितना बड़ा था, वायुमंडल कितना बड़ा था, आपका जल मंडल कितना बड़ा था, और जहां पे ये छोटे से क्षेत्र में जहां पे वो आपका मिल रहे थे तीनों, बस वहीं पे आपका जीवन संभव है, वहीं पे आपके जीव मिलते हैं, है ना। तो जीवमंडल क्या है? आपका एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, और जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। सभी प्रकार के जीवन का मतलब यहाँ पे आपके मानव भी पाए जाएंगे, आपके पशु भी पाए जाएंगे, आपके पक्षी भी पाए जाएंगे, और साथ ही साथ में आपके पेड़ पौधे भी पाए जाएंगे। तो ये सारे के सारे आपके जितने भी जीवन संभव हो सकते हैं वो सारे के सारे जीव यहाँ पे आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो देखिए, अब हम लोगों को क्या समझना है, अब हम लोगों को समझना है आपके भूमंडल के बारे में। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ चर्चा कर रहे थे कि भूमंडल किसे कहते हैं, जल मंडल किसे कहते हैं, या आपका वायुमंडल किसे कहते हैं। अब हम लोग विस्तृत रूप से उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे वन बाय वन। इसमें से देखिए सबसे पहला जो आपका आता है वो क्या है, सबसे पहला है आपका भूमंडल। देखिए आपका लिखा हुआ है भूमंडल। जब भूमंडल के बारे में बात करते हैं तो देखिए लिखा क्या है, पृथ्वी का ठोस भाग जो क्या कहलाता है, आपका भूमंडल कहलाता है। भाई पृथ्वी के ठोस भाग जिस पर हम लोग रहते हैं, पर्वत, पहाड़, मैदान, नदियां, ये सब जहां प्रवाहित होती हैं, जहां उपस्थित है, सब भूमंडल है। यह क्या है, भूपर्पटी की चट्टानों, चट्टान मतलब चट्टान। देखिए यहाँ पे मैं बस समझा दूं आपको, चट्टान किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप जो ये मिट्टी देखते हैं, क्या है, आप जो ये मिट्टी देखते हैं, क्या ये चट्टान है। आप जिस मिट्टी को आप जानते हैं, जिस मिट्टी में आप अपने अन्न को बोते हैं, जिस मिट्टी में आप पेड़ पौधे को लगाते हैं, जिस मिट्टी पे आप घर बनाते हैं, उस मिट्टी का आप लोग घर बनाते हैं, क्या वो मिट्टी चट्टान है। अपने आप से सवाल करिएगा, और उसका जो जवाब आएगा, आपका अंदर से जवाब आएगा कि बिल्कुल आपका जो ये मिट्टी है ये चट्टान है। क्योंकि ये मिट्टी जो है एक परतदार चट्टान है, औषाधी है ना, औषाधी चट्टान है। ये परत दर परत बनी हुई है, नदियों के अवसादों के द्वारा बनाई गई है, और इसी वजह से देखिए चट्टान ही है। भाई चट्टान का बेटा कैसे क्या कहलाएगा, चट्टान का बेटा चट्टान ही तो कहलाएगा। तो चट्टान का, चट्टानों से ही बनी है आपकी मिट्टी, तो मिट्टी भी क्या हो गई, आपकी चट्टान ही हो गई। ठीक है, और बात करें अगर हम चट्टान किसे कहते हैं, तो चट्टान और कुछ नहीं, चट्टान क्या होते हैं, आपके खनिजों का समूह। भाई चट्टान को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, चट्टान को ऐसे समझिए कि एक कोई पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए। क्या ले लीजिए भाई, कोई एक पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए,
और पत्थर के टुकड़े को अगर आप लोग उसमें से पता करेंगे इसमें किस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो अब आपको पता चलेगा कि अरे एक छोटे से पत्थर में भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, बहुत सारे खनिज। इसमें से आपका ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, है ना। उसके बाद बहुत सारे और भी आपके बहुत सारे आपके मिनरल्स हैं, लगभग वो मिनरल्स क्या हो जाएंगे आपके इसी चट्टान में। अब सोचिए कुछ छोटे से पत्थर में पाया जा रहा है, तो सोचिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण चीज है ये, है ना। तो क्या है कि यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का क्या हुआ है, बना हुआ है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते भाई? आप गेहूं बोते हैं, आप चावल बोते हैं, आप दाल उगाते हैं, आप कोई भी मोटे अनाज उगाते हैं, आप सरसों का पेड़ पौधा लगाते हैं, आप तेल निकालते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो हम लोग अपने जमीन में बोते हैं, उगाते हैं, तो देखिए हमारी जमीन कितनी उपजाऊ है। मतलब जो ये आपकी सतह है, देखिए ये सतह पहले से ही कितनी उपजाऊ है, जिसकी वजह से एक बार छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, पौधा लगा देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने सिर्फ पौधे को लगाया, उसकी देखरेख नहीं की, लेकिन उसके बावजूद वो पौधा अपने से विकास कर जाता है। क्या कर जाता है? अपने से विकास कर जाता है। कैसे? क्योंकि मिट्टी आपकी पहले से ही उपजाऊ होती है, बस उस पौधे को क्या चाहिए, हवा चाहिए और पानी चाहिए। और जैसे ही आप उस पौधे को हवा और पानी मिलेगा, क्या हो जाएगा, आपका पौधा विकास कर जाएगा। भाई बारिश के दिनों में पानी मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो जो पौधे होते हैं जो पौधे होते हैं वो पौधे क्या करते हैं कि जो जल है, जल अपनी जड़ों से, यानी जड़ में जो मिट्टी लगी होती है ना, वो मिट्टी से ही अपना जल ग्रहण करते हैं। और जो हवा है वो आपके सीधे कार्बन डाइऑक्साइड, आपने नाम सुना, तो जो हवा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का सीधे वायुमंडल से ग्रहण कर लेते हैं। तो गैसें यानी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हवा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और जल हो गया आपकी मिट्टी से, ये ग्रहण करके क्या करते हैं कि अपनी मृदा की उपजाऊ क्षमता को और विकसित कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि यह मिट्टी और भी उपजाऊ बन जाती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नोट क्या लिखा है, नोट देखिए, लिखिए, देखिए यहाँ पे देखिए, पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। जो आपकी पृथ्वी की जो ये सतह है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक लिखा है स्थलीय भूभाग। क्या लिखा है भाई? एक लिखा है स्थलीय भूभाग, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं महाद्वीप के नाम से। ठीक है। और दूसरा देखिए लिखा है जलाशयों को। क्या लिखा है? दूसरा लिखा है जलाशयों को, जिसे हम लोग महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक आपको थोड़ा छोटा सा चित्र बना देता हूं, जैसे क्या हो जाएगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये मैं क्या बना दूं, आपकी पृथ्वी की एक पाइट, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग को थोड़ा सा कट करके आपको मैं क्या कर दूं, यहाँ पे समझा दूं। ठीक है। वो कलर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैंने कलर क्या कर लिया, बदल लिया। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे, जैसे इस पृथ्वी की सतह पर आपके ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं, है ना, ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं, और साथ में आपके महासागर भी हैं। क्या है भाई? आपके महासागर भी। तो जब हम क्रस्ट की बात करते हैं, जब हम लोग भूपर्पटी की बात करते हैं या भूभाग की बात करते हैं, तो एक भूभाग तो हमारा निकल कर आता है आपका महासागरीय, है ना, और एक दूसरा भूभाग निकल कर आता है जिसे हम लोग कहते हैं महाद्वीप। आपकी इस महाद्वीपों पे ही आपके पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, या जब हम लोग जहाँ हम लोग घर बनाते हैं तो वो महाद्वीप पे ही बनता है ना। और महासागर, जहाँ पे जलीय भाग देखा है ना कि आपके 7 महासागर, सॉरी 5 महासागर हैं, बड़े बड़े महासागर हैं, और आपके 7 महाद्वीप हैं। तो वही आपके 7 महाद्वीप और 5 जो महासागर हैं, यही हैं आपके क्या, यही हैं आपके भूभाग। क्या है भाई? यही है आपके भूभाग, जिसमें से एक स्थलीय है तो एक है आपका जलीय। ठीक है। ये चीज आप समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, विश्व के, देखिए आप क्या लिखा है, लिखा है विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको ये बताऊंगा, बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपके जो महाद्वीप हैं, महाद्वीप तो एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं। महाद्वीप तो बिल्कुल अलग है, एशिया अलग है, अफ्रीका अलग है, यूरोप अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, उत्तरी अमेरिका अलग है, दक्षिण अमेरिका अलग है, अंटार्कटिका महाद्वीप अलग है, सारे के सारे महाद्वीप अलग हैं।
परंतु जब हम लोग 5 बड़े बड़े महासागरों के बारे में समझते हैं या जानते हैं या सुनते हैं, तो हम लोग 5 अलग अलग महासागरों के नाम तो सुनते हैं, बट वो 5 महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या है भाई? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी सारा का सारा पानी क्या है, एक दूसरे से लगा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में एक तरीके से कोई एक दीवार बनी हुई है कि अटलांटिक महासागर का पानी इधर वाला है, आपके दाएं वाला है, या प्रशांत महासागर का बाएं वाला पानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई दीवार नहीं है आपके महासागरों के बीच में। सारा का सारा पानी क्या है, एक दूसरे से मिला हुआ है, एक दूसरे से सटा हुआ है, या एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यही चीज आपको क्या है यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस चीज को क्या किया, इस चीज को हम लोगों ने अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या समझना है आपको, यहाँ पे समझना है कि समुद्री जल, क्या समझना, देखिए समुद्री जल का जो तल है वो सभी जगह समान होता है। अब तल का मतलब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। देखिए तल को जब हम लोग समझाते हैं तो मान लीजिए ये आपकी महासागर के नीचे की सतह है। भाई आपका जब महासागर है, जो जलीय भाग है, वो जलीय भाग भी तो आपके किसी न किसी ठोस भाग पे ही होगा। जैसे भाई आपका जो जल होता है आपकी बर्तन में होता है, जैसे आपने बर्तन में क्या किया, अपने जल को रख दिया, पानी को भरा, तो भाई जहां पे वो पानी टिकता है उसके नीचे की जो तली है वो तो क्या है, वो भी तो ठोस है ना, तभी तो आपकी वो पानी वहां पे टिका हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि समुद्री जल का जो तल है वो सभी जगह समान होता है। जैसे मान लीजिए, मानना क्या है आपको, यहाँ पे ध्यान समझिए। देखिए कोई दीवार नहीं है, ध्यान समझिए, कोई दीवार नहीं है। मैं आपको 2 महासागर बनाता हूं। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, आपके सामने 2 महासागरों को एक साथ बना देता हूं। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा कि एक आइडिया मिल जाएगा कि महासागर इस तरीके से कैसे हमारे यहाँ पे विद्यमान है। क्या है भाई, हमारे सतह पर कैसे महासागर उपस्थित हैं, ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 आपके अलग अलग महासागरों के बारे में बता दिया। ठीक है, क्या किया, महासागरों में बता। मान लीजिए अगर मैं एक महासागर का नाम रख दूं प्रशांत महासागर, भाई एक महासागर का नाम प्रशांत महासागर, और एक महासागर का नाम रख दूं अटलांटिक महासागर, ध्यान से समझ लीजिएगा। एक हो गया आपका प्रशांत महासागर और एक हो गया आपका अटलांटिक महासागर। मैंने अभी बताया कि जितने भी महासागर हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि इनके बीच में कोई भी रेखा नहीं है। क्या है, कोई रेखा नहीं है। सारा का सारा पानी क्या है, एक दूसरे से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना। अब देखिए क्या समझना है, समझना ये है कि जुड़ा तो है, क्या है भाई, जुड़े तो हैं, बट जो आपका ये तल है, देखिए ये जो तल है, क्या है, ये जो तल है ये भी सभी महासागरों का समान है। ये जो तल है ये भी सभी महासागरों का क्या है, समान है। यही चीज हम लोगों ने क्या की यहाँ पे समझी कि समुद्री जल का जो तल है, तल मतलब यही जो आपका ऊपरी वाला सतह है जल का, ये क्या है, सभी जगह समान होता है। और उसके बाद देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। क्या लिखा है, लिखा है कि स्थल की ऊंचाई को क्या करते हैं हम लोग, समुद्र के तल से मापते हैं। अब समुद्र के तल से कैसे मापते हैं इसको भी ऐसे समझिए, देखिए ऐसे समझिए। मान लीजिए ये आपकी क्या हो जाए, आपकी सतह हो जाए। क्या हो जाए भाई, ये हो जाए आपकी सतह, और इस सतह पे क्या हो जाए, इस सतह पे इस तरीके से कोई अगर आपके बगल में कोई पर्वत हो, ठीक है, क्या हो, कोई पर्वत हो, और इस तरीके से क्या हो जाए, आपका बगल में महासागर भी उपस्थित हो। ठीक है, पर्वत हो गया, इधर समझ लीजिए कोई पठार मैदान है, उसके बाद इस तरीके से क्या हो जाए, ये आपका पानी हो जाए। क्या हो जाए, ये हो जाए आपका पानी। ठीक है, तो ये हो गया आपका महाद्वीप। मैं नाम लिख देता हूं जिससे आप लोगों को समझने पे आसानी होगी। ये हो गया आपका महाद्वीप और ये हो गया आपका महासागर। ठीक है, ध्यान से समझ। ये जो लाइन लिखी है, स्थल की ऊंचाई को हम लोग समुद्र तल से मापते हैं, तो देखिए ध्यान से समझिए। अब देखिए है क्या यहाँ पे, अगर ये पर्वत, ये क्या है, ये है आपका पर्वत। अगर इस पर्वत की ऊंचाई मापनी है, मतलब यहां तक की अगर ऊंचाई मापनी है, तो ऐसा नहीं है कि हम यहां से शुरू कर देंगे, यहां शुरू करके यहां ऊंचाई मापेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम कहां से मापते हैं,
हम इस पृथ्वी यानी इस समुद्र के तल से, कहाँ से मापते हैं भाई, हम मापते हैं इस आपके समुद्र के तल से। अभी जो मैंने बताया ना, ये जो तल है, ये तल है, यहां से यानी यहां से ये दूरी हम मापेंगे, यानी यहां से ये मापेंगे कि समुद्र के तल से इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है। क्या मापेंगे भाई, इस आपके समुद्र के तल से इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है, ये हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ये सिर्फ से पर्वत की बात नहीं है, ये आपके कोई भी भाग हो, पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि आप जब वायुमंडल पढ़ते हैं ना, तो वायुमंडल की भी ऊंचाई जो होती है वो भी आपके समुद्र के तल से ही मापी जाती है। यानी इस पूरे के पूरे विश्व में जितनी भी ऊंचाई मापी गई है, जितनी भी गहराई मापी गई है, वो सारी की सारी ऊंचाई और गहराई सिर्फ और सिर्फ समुद्र के तल से ही मापी जाती है। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके समुद्र हैं, जितने भी आपके सागर हैं, सभी का तल बिल्कुल समान होता है। क्या होता है भाई, सभी जगह क्या होता है, आपका जो तल है वो समान होता है। भाई किसी किसी अगर कोई स्थल ले लीजिए, कोई स्थल ले लीजिए, तो स्थलों का जो ऊंचावच होता है, यानी कहीं पे देखिए ऊंचा उठा भाग है तो कहीं नीचा है, इस तरीके से कहीं से अगर हम लोग ऊंचाई पता करेंगे तो कहीं से कुछ और अलग आएगा, कहीं से कुछ और आएगा। परंतु अगर हम लोग समुद्र के तल से अगर उस किसी की ऊंचाई मापेंगे तो सारे के सारे समुद्र का तल एक समान है। तो इसका मतलब है कि अगर हम कहीं की भी ऊंचाई माप लें तो ऊंचाई हमारी गलत नहीं आने वाली। क्या होती भाई, वो ऊंचाई गलत नहीं आने वाली। इसी वजह से समुद्र तल को आधार बना लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं, जिसे क्या माना जाता है, देखिए शून्य माना जाता है। भाई यही सी बात है ना कि समुद्र के तल से इसे हम लोग क्या मान लिए, शून्य। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपका किलोमीटर बढ़ता जाएगा, मीटर बढ़ता जाएगा, है ना। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर देखिए आपको जग जाहिर है कौन सा है, आपका माउंट एवरेस्ट। देखिए समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 8,848 मीटर है। ठीक है, और विश्व का सबसे गहरा भाग जो आपके प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसका नाम देखिए क्या है, जिसका नाम है आपका मैरियाना गर्त, और जिसकी गहराई कितनी है, जिसकी गहराई है आपकी 11,022 मीटर। कितनी गहराई भाई, गहराई है आपकी 11,022 मीटर। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जिसे हम लोग माउंट एवरेस्ट कहते हैं, 8,848 मीटर, ये ऊंचाई कहां से मापेगी, आपके समुद्र के तल से, जिसे शून्य मान लेते हैं। और जो विश्व का सबसे गहरा भाग है, जिसे हम लोग मेरियाना गर्त कहते हैं, जो प्रशांत महासागर में स्थित है, वो गहराई है कितनी, 11,022 मीटर। ये गहराई भी हम लोगों ने कैसे मापी, ये गहराई भी हम लोगों ने मापी आपके समुद्र के तल से। ठीक है, किससे मापी भाई, आपके समुद्र के तल से ही मापी है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा इसके और आगे चलते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आ गए हैं, मुझे यकीन है। अब देखिए, जब हम लोग और आगे चलते हैं, देखिए अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैप के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, आपको सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से दिख रही होंगी। ठीक है, क्या कर रही हैं, दिख रही होंगी। अगर कहीं से नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा छोटा अगर हो सकता है, बिल्कुल छोटा अगर हो जाए, छोटा करके आपको दिखा दूँ। बिल्कुल हो गया छोटा। अब देखिए आप, अब ध्यान से समझिए, इस मैप को बड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, देखिए देखिए, मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया भाई, कि आपके जो महाद्वीप हैं, क्या है, आपकी जो महाद्वीप हैं, महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो महाद्वीपों की संख्या है 7। कितनी है, 7। और जब हम महासागरों की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, महासागर की बात करेंगे, तो ये महासागरों की संख्या है लगभग 5। भाई सागर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे सागर हैं, बट मोटी मोटा अगर देखा जाए तो आपके 7 महाद्वीप और 5 बड़े बड़े महासागर हैं। ठीक है, तो 7 महाद्वीप कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से महाद्वीप हैं और कौन कौन से सागर हैं, आइए एक बार थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले जिस महाद्वीप में हम लोग रहते हैं, आइए उसको देखते हैं। देखिए आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एशिया, देखा ना। देखिए एक महाद्वीप हो गया एशिया, जस्ट बगल में हो गया आपका यूरोप, तीसरा देखिए आपका अफ्रीका हो गया ना। चौथा देखिए यहाँ पे देखिए एक और महाद्वीप है, देखिए चौथा आपका ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद देखिए एक हो गया 5वां नॉर्थ अमेरिका, और 6वां हो गया आपका साउथ अमेरिका,
और जो ये नीचे लिखा हुआ है आपका ये अंटार्कटिका, ये हो गया आपका 7 महाद्वीप। तो आइए सबका एक बार नाम लिख लेते हैं अच्छे से, जिससे आप लोग क्या हो जाए, याद हो जाए। आपको दिखाई अगर दे रहा हो ठीक है, और नहीं भी दे रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हो गया आपका एशिया महाद्वीप, दूसरा हम लोगों ने देख लिया यूरोप महाद्वीप, तीसरा देख लिया हम लोगों ने आपका अफ्रीका महाद्वीप, चौथा देख लिया आपका ऑस्ट्रेलिया, क्या देख लिया भाई, आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उसके बाद देख लिया हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका, क्या देख लिया, उत्तरी अमेरिका। फिर देख लिया दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद देख लिया अंटार्कटिका, क्या देख लिया, आपका अंटार्कटिका, ये देख लिया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यही आपके क्या हैं, आपके 7 महाद्वीप हैं। जो लोग नहीं जानते थे इससे क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपके महाद्वीप। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि महासागर कौन कौन से हैं। देखिएगा, एक देखिए ये लिखा है ना, देखिए यहाँ पे लिखा है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, क्या लिखा है भाई, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। जब नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका साउथ पैसिफिक। ये नॉर्थ और साउथ निर्धारित कैसे होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो देखिए यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये वाली लाइन, देखिए ये वाली आपको लाइन दिख रही है, देखिए ये वाली लाइन, बिल्कुल जिस तरीके से मैं ये खींच रहा हूँ, बिल्कुल यही वाली लाइन जो है, इसी लाइन को क्या करिए आप लोग पकड़ लीजिए, और इसका जो नामकरण किया गया, जो मान रखा गया है, जो ये मान रखा गया है, ये कितना रखा गया है, ये आपका रखा गया है 0 डिग्री। आपको दिख रहा होगा कितना मान रखा गया, 0 डिग्री। और इस 0 डिग्री को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा के नाम से। क्या कहते हैं भाई, विषुवत रेखा के नाम से। और यही है क्या, अक्षांश रेखा। ये क्या है, अक्षांश रेखा। यानी ऐसे समझिए कि जो आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये हमारी इस पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर देती है। क्या करती है, 2 भागों में विभाजित कर देती है। ऊपर वाला, जैसे देखिए जब हम दिशा निर्धारित करते हैं तो ऊपर का भाग उत्तर कहलाता है, नीचे का भाग दक्षिण कहलाता है। आपके इधर बाएं हाथ का भाग आपका पश्चिम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ये आपका पश्चिम कहलाता है। और जो आपके दाएं हाथ की तरफ है, ये वाली दिशा कहलाती है आपकी पूर्व, है ना। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये दिशा हम लोगों ने कई बार समझी है, और ये आपको जानना भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और रेखा आप समझिए, क्या करिए, एक और रेखा समझिए। देखिए यहाँ पे, यहाँ से भी देखिए बिल्कुल बीचों बीच से आपकी एक रेखा आ रही है, आ रही है ना भाई, बिल्कुल बीचों बीच से एक रेखा आ रही है, जिसे हम लोग प्राइम मेरिडियन आपकी लाइन कहते हैं। इसका जो मान है, इसका भी मान रखा गया है आपका 0 डिग्री। कितना रखा गया है, 0 डिग्री। 2 रेखाएं हो गई आपकी, एक रेखा हो गई जो पूरब से पश्चिम खींची गई है, और एक रेखा हो गई जो उत्तर से दक्षिण खींची गई है। जो पूरब से पश्चिम खींची गई है उसका नाम हम लोगों ने जान लिया विषुवत रेखा, लेकिन जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई इसका हम लोग नाम जानते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं भाई, इसी को हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा के बारे में, देशांतर रेखा। तो जो अक्षांश रेखा है वो आपके इस पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करेगी। यानी ये वाला भाग, उत्तर वाला भाग क्या हो जाएगा, यानी ये जो है आपकी पृथ्वी को 2 भागों में, एक भाग होगा उत्तरी गोलार्ध और एक भाग होगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और जो देशांतर रेखा है ये भी आपकी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर देगी। एक हो जाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। क्या हो गया, पश्चिमी गोलार्ध। कैसे, देखिए अगर 0 डिग्री के लिए लिया तो उत्तर और दक्षिण अलग अलग हो गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर इसको लिया तो आपका पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, है ना। यही इस तरीके से आप दिशाओं का निर्धारण कर लेते हैं। अब देखिए हमने क्या बताया, देखिए एशिया। अगर आप भारत की स्थिति जानना चाहते हैं, देखिए भारत आपका यहीं पे है। क्या है भाई, देखिए यही है आपका भारत, है ना। तो यही है भारत। अगर आपसे पूछ रहे हैं, मैंने बताया था कि अगर आपसे पूछे कि भारत की स्थिति क्या है, भाई भारत की स्थिति क्या है, तो आप क्या बताएंगे। देखिए ये गोलार्ध कौन सा है, ये उत्तरी गोलार्ध है, और भी कौन सा गोलार्ध है, ये आपका पूर्वी गोलार्ध है। तो अगर जब हम भारत की स्थिति की पता करेंगे तो भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत स्थित है आपके उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में स्थित है भाई,
भारत स्थित है आपके उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो भारत के बारे में जान लिया। अब देखिए हम लोग क्या समझ रहे थे, हम लोग समझ रहे थे आपके महासागरों के बारे में, है ना, महासागर। तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ पैसिफिक लिखा है, और इधर भी देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है साउथ पैसिफिक। तो ये बस उत्तर और दक्षिण के आधार पे नॉर्थ और साउथ लिखा गया, और कोई कारण नहीं है। ये जो महासागर है इसी को हम लोग प्रशांत महासागर कहते हैं। पैसिफिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, पैसिफिक को हम लोग कहते हैं प्रशांत महासागर। ठीक है, उसके बाद देखिए एक देखिए आपको यहाँ पे महासागर दिख रहा है, दिख रहा है ना, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन को हम लोग हिंद महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंद महासागर कहते हैं। तो हो गया एक प्रशांत महासागर हो गया, एक इंडियन ओशियन हो गया, हिंद महासागर। एक देखिए यहाँ पे लिखा है नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। मैंने बता दिया ना कि नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर और दक्षिण में होने की वजह से, अगर एक नाम याद रखना है तो आप याद रखिएगा अटलांटिक महासागर। याद रखना है आपको अटलांटिक महासागर। अब उत्तर में है कि दक्षिण में है ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कहाँ देखना चाहते हैं, है ना। तो एक हो गया आपका प्रशांत महासागर, दूसरा हो गया अटलांटिक महासागर, तीसरा हो गया आपका हिंद महासागर। एक ओशियन देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ऊपर देखिए, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका आर्कटिक महासागर। क्या नाम है भाई, इसका नाम है आर्कटिक महासागर। क्या नाम है, आर्कटिक महासागर। कितने महासागर देख लिए हम लोगों ने, 4 महासागर देख लिए। उसके बाद देखिए आपको एक महासागर यहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे सदर्न ओशियन, देखिए दिख रहा है ना, सदर्न ओशियन। इसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी ध्रुव महासागर। क्या कहते हैं भाई, इसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी ध्रुव महासागर। ठीक है, तो देखिए अब देखिए कितने हो गए, एक हो गया प्रशांत, कौन हो गया, प्रशांत। दूसरा हो गया आपका अटलांटिक महासागर, तीसरा हो गया आपका हिंद महासागर, चौथा हो गया आपका आर्कटिक महासागर, और पांचवा हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव महासागर। ठीक है, देखिए कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने जाना कि आपके महाद्वीप की स्थिति कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आपके महाद्वीपों की स्थिति है, कितने महाद्वीप हैं आपके, 7 महाद्वीप हैं। महासागरों की स्थिति कहाँ कहाँ पे है, और महासागर कैसे जुड़े। देखिए अच्छा, जो ये जो मैंने अभी बताया था आपको कि महासागर जितने भी आपस में जुड़े, देख लीजिए जुड़े कैसे हैं। देखिए ध्यान समझिए यहाँ पे कैसे जुड़े हैं, ये चीज़ आप देख लीजिए। देखिए ये रहा आपका प्रशांत महासागर, ये है ना, देखिए प्रशांत महासागर। क्या यहाँ पे इस दक्षिणी महासागर को जोड़ने के लिए कोई दीवार बनी है, बीच में नहीं है ना, बिल्कुल। देखिए पानी, देखिए सारे जगह पानी क्या है, समान है, सारे के सारे पानी क्या है, समान है भाई। देखिए यहाँ से लगे अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर इस तरीके से जुड़ा हुआ है। आर्कटिक महासागर देखेंगे तो फिर से आकर के आगे पृथ्वी हमारी गोल है, तो आकर के यहाँ पे नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन से यानी प्रशांत महासागर जुड़ा हुआ है। अगर ये देखेंगे प्रशांत महासागर इस तरीके से पानी, देखिए देखिए कहीं से भी पानी आएंगे ना तो पानी हर जगह से क्या है, जुड़ा ही है। क्या है, पानी जुड़ा ही है, पानी अलग अलग नहीं है। सारे के सारे समुद्र का तल एक जैसा है, सारा सारा पानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से सबसे अच्छा मानक क्या होता है, ये हमारा महासागर होता है। किसी भी स्थल की ऊंचाई के लिए, चाहे किसी भी स्थल की गहराई के लिए अगर हम मानक चुनेंगे तो समुद्री तल को मानक चुनते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर आ गई होंगी तो ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और लिखी है, इस चीज बता दूं, थोड़ा सा इस मैप को पूरा कंप्लीट करा दूं, उसके बाद फिर आगे हम लोग चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है लिखा है आपका सेंट्रल अमेरिका, इसे हम लोग मध्य अमेरिका कह सकते, आपका मध्य अमेरिका। ये मध्य अमेरिका और कुछ नहीं, ये जो आपका ये वाला जो हिस्सा है, यानी ये जो दिख रहा है आपके उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में, ये जो पनामा नामा आपके यहीं पे पड़ता है ना, जो पनामा मैक्सिको के नीचे के जितने भी आपके देश हैं वो सारे के सारे देश आपके क्या कहलाते हैं, आपके मध्य अमेरिकी देश आते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, सेंट्रल अमेरिका कहाँ है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जस्ट बिल्कुल बीचों बीच में है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कैरिबियन। ये कैरिबियन क्या है, और आपको कैरिबियन सागर के साथ साथ में जो आपको ये द्वीप दिख रहे हैं, दिख रहा होगा ना, जो आपको ये द्वीप दिख रहा है, इसी को हम लोग कैरिबियन द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरिबियन द्वीप समूह कहते हैं। जैसे कि आपने वेस्ट इंडीज, आप जब क्रिकेट देखे हुए, क्रिकेट लोग खेलते हैं तो क्रिकेट में एक आता है वेस्ट इंडीज। जो वेस्ट इंडीज की टीम है वो कहाँ की है, वो आपके इसी कैरिबियन द्वीप समूह की है। कहाँ की है भाई, आपके कैरिबियन द्वीप समूह की ही है। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग क्या जानना है और कुछ खास नहीं जानना है, सारी की सारी चीजें हम लोग क्या कर ली, अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लिया है। तो महाद्वीप कौन कौन से हैं, महासागर कौन कौन से हैं, उनकी स्थिति क्या है, कहाँ पे स्थित है, उत्तर में है कि दक्षिण में है कि पूरब में है कि पश्चिम में है। आपको बस दो चीज याद रखना है, एक आपको अक्षांश रेखा याद रखना है, एक देशांतर रेखा याद रखना है। तो पूरब में कि पश्चिम में कि उत्तर में कि दक्षिण में, आप क्या कर दीजिएगा, आप इसका निर्धारण कर दीजिएगा और यहीं से आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को क्या करते हैं, हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अब जैसे ही हम लोग अगले वाले क्लास में मिलेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है महाद्वीप। ठीक है, तो आगे वाली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाद्वीप के बारे में। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे, मेरे कंटेंट जो मैंने आपको दिया, जो मैंने आपको समझाया, अगर आपको पसंद आए तो इस क्लास को, इस सेशन को जरूर अपने दोस्त मित्र या फिर जहाँ पे आप शेयर कर सकें वहाँ पे जरूर शेयर करिएगा, जिससे उन लोगों को भी कुछ नॉलेज हो, या कुछ हो सकता है कि अगर वो एग्जाम देना चाहते हैं जहाँ पे ज्योग्राफी अगर पूछी जाए, तो अगर इससे रिलेटेड अगर उनको कुछ हेल्प मिल सके तो आप लोग जरूर क्या करिएगा, एक बार उनको बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे क्लास चलाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करिए, आप लोग आकर के जुड़ करके आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस क्लास को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, और बड़ों का सम्मान करिएगा।